हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जिस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑन वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, और पिछले दो पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ जो है वॉल्केनिज्म के बारे में ऑलमोस्ट जान चुके हैं। वॉल्केनिज्म क्या होते हैं, इसके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शंस जो हुए हैं जैसे कि हमारे माउंट वेसुवियस है, माउंट क्रेकाटाउ है, माउंट पेली है, इनके बारे में हम लोग अभी तक के दो पार्ट्स में जान चुके हैं। आज जो है हम बाकी बचा हुआ जो ये चैप्टर है जिसमें हम लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वॉल्केनिक रीजन्स यानी कि पूरे के पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर वॉल्केनिक रीजन्स जो है वो सिचुएटेड है वो जानना है। और थोड़ा सा बात की गई है अर्थक्वेक को लेकर, वो भी हम लोग आज के लेक्चर में देख लेंगे और ये चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी लोगों को इस कोर्स का और हमारे इस चैनल का, हमारे एफर्ट का फ़ायदा जो है वो मिल सके। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो लोग भी ज़रूर वीडियोस को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और बाकी जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इस पूरे के पूरे जो बुक है, इसका जो फुल कोर्स है, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप लोगों को वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स और क्विजेज़ भी जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 5 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, जब से भी आप परचेस करेंगे तब से लेकर। ठीक है, तो जैसे जैसे इस कोर्स में कंटेंट ऐड होता जाएगा इसका जो रेट है वो बढ़ेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अभी ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। बाकी हमारा जो वेब ऐप है उसको भी आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। वो किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसको लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसीजर दिया गया है। क्या उसका प्रोसीजर रहेगा इंस्टॉल करने का, बहुत ही आसान है। मोबाइल का जो ब्राउज़र होता है, ठीक है, मोबाइल ब्राउज़र जो होता है वहाँ पर उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग आप लोगों को कोई भी अगर अपडेट्स वगैरह देनी है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपको बतानी है तो वो हम उसके जरिए आपसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पर है इनके बारे में हमने जानना है। वॉल्केनोज आर लोकेटेड इन अ फेयरली क्लियरली डिफाइंड पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, closely related to regions that have been intensely folded or faulted। ठीक है, ऐसे regions जहां पर folding और faulting जो है वो काफी ज्यादा intensely रही है। ठीक है, जहां पर ये चीजें एक्सपीरियंस जिन जगह में हुआ है वहां पर हमारे जो volcanoes है वो ज्यादा है। ठीक है, there are well over 500 active volcanoes and thousands of dormant and extinct ones। ठीक है, they occur along coastal mountain ranges as offshore islands and in the midst of the oceans, but there are few in the interiors of the continents। यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं यानी कि जो समुद्र के तट हैं उनके में जो माउंटेन रेंजेस है वहां पर कुछ ऑफशोर आइलैंड्स हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे तट से थोड़ा सा दूर है, ऑफशोर है, और कुछ समुद्र के बीच में भी कुछ आइलैंड्स वगैरह है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की बात करें तो वहां पर ऐसा है कि बहुत ही कम है। ठीक है, वेरी फ्यू। The greatest concentration is probably that in the circum-Pacific region। ठीक है, popularly termed as the Pacific Ring of Fire, जो हमारा पैसिफिक रीजन है। ठीक है, पैसिफिक रीजन के वहां पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में, जितने भी यहाँ पर नीचे जगह दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि जो पैसिफिक रीजन है उसको पूरा का पूरा ये सर्कमफेरेंस उसके जो भी है, मतलब उसको जिस तरीके से रिंग पूरा बनता है वहां पर ये सारी की सारी जगह जो है वो पाई जाती है। ठीक है, which has been estimated to include 2/3 of the world's volcanoes। ठीक है, कि विश्व की जितने भी वॉल्केनोज हैं उनका 2/3 वॉल्केनोज जो है वो इसी रीजन में पाई जाती है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रीजन में। ठीक है, यानी कि सर्कम पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो चलिए पहले इनको हम लोग जाके जितने भी नीचे अब आप लोगों के बुक में नाम दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनको हम लोग जाके पहले एक बार मैप में अपना देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे तो हमें जो चीजें हैं, जो जगह है, ठीक है, जो पोजीशंस है वो हमें एग्जैक्टली पता हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो पहले चलते हैं अपने मैप की तरफ और वहां पर इनको देखते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है।
और इसमें पहले जितनी भी जगह, जितने भी माउंटेन्स, जितने भी आइलैंड्स हमारी बुक में दिए गए हैं, हम लोग पहले उनको यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद फिर जाके बुक में हम लोग रीडिंग उसकी करेंगे, ठीक है। अगर किसी के पास अगर बुक की हार्ड कॉपी है तो वो साइड बाय साइड जो है, जो जगह मैं आपको दिखाऊंगा वो नाम आप वहाँ से देख सकते हैं और वो मैप में एग्जैक्टली कहाँ पर है, कौन सा आइलैंड कहाँ पर है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम जो आपकी बुक में दिया गया है दैट इज योर एल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, दैट इज दी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये है साउथ पैसिफिक ओशियन। इसी में हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आगे थोड़ा सा उसको जूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बेरिंग सी दिख रहा है और बेरिंग सी के नीचे ये जो आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये है आपका एल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक। इसके बाद जो दूसरा नाम आपकी बुक में दिया गया है दैट इज योर कामचटका, ठीक है। कामचटका एक पेनिनसुला है जो कि रशिया का पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम इन करके दिखाता हूं तो आप समझ जाएंगे। दिस इज रशिया और यहां पर जो आपको ये दिख रहा है दिस पेनिनसुला, ये वाला जो पेनिनसुला है दिस इज योर कामचटका पेनिनसुला, ठीक है। इसी के बाद आप नीचे आएंगे तो जो आपको नाम दिया गया है, जिस कंट्री का नाम दिया गया है दैट इज योर जापान, ठीक है। जापान से नीचे आएंगे आपको नाम मिल जाएगा बुक में फिलीपींस, ठीक है। और उसके बाद आपको नाम मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी आपको दो आइलैंड के नाम दिए गए हैं जो बहुत ही फेमस है, दैट इज योर सुमात्रा आइलैंड, दिस इज सुमात्रा, दिस इज जावा आइलैंड, ठीक है। और इसके बाद हालांकि ये जो सुलावेसी आइलैंड है, ये जो कलिमंतान आइलैंड है, ये भी आपके इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद जो आपको अगला नाम दिया गया है आपकी बुक में दैट इज योर पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी है। इसी के आप थोड़ा सा राइट में आएंगे, यहां पर आपको नाम दिख जाएगा दैट इज योर सोलोमन सी और उसी के बगल में है सोलोमन आइलैंड्स, ठीक। इसके बाद आपको नाम दिख रहा होगा न्यू हेब्रिड्स। न्यू हेब्रिड्स आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा आप इसी के नीचे को आएंगे, यहां पर आपको नाम दिखा दैट इज वनवातु। ये वनवातु आइलैंड्स का ही जो पार्ट है उसी में है न्यू हेब्रिड्स, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आपको लिखा हुआ दिखेगा दैट इज टोंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप और इस तरफ को आएंगे राइट में, यहां पर आपको नाम दिख रहा है दैट इज टोंगा, ये टोंगा आइलैंड्स है। और अगला नाम आपको जो दिख रहा है दैट इज नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। थोड़ा सा आप साउथ की तरफ को आएंगे ऐसे, ठीक है, साउथ की तरफ को आप आएंगे, ये आपको पूरा का पूरा न्यूजीलैंड दिख रहा है। इसमें जो इसका ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहां से आप हम कह सकते हैं कि जो पैसिफिक आइलैंड है उसकी जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है, सॉरी जो वेस्टर्न साइड है पैसिफिक आइलैंड की, जो एशियन साइड है, उसका जो हमने पूरा का पूरा रिंग बन रहा है वो हमने देख लिया, ठीक है। नॉर्थ से हम लोग स्टार्ट हुए एल्यूशियन आइलैंड्स, देन कामचटका पेनिनसुला, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी के इधर हमने देखा दैट इज योर सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा और वनवातु में हमने देखा हाइब्रिड, और उसके नीचे हमने देखा नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक। इसके बाद अगर हम इसकी अमेरिकन साइड चलते हैं, ये पैसिफिक ओशियन की अगर अमेरिकन साइड चलते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहला जो नाम बुक में दिख रहा है दैट इज योर एंडीज, ठीक है। एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो आपके साउथ अमेरिका में हम यहां से देख रहे हैं कंट्री वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, इन सब जगह पर स्प्रेड है कौन सी माउंटेन रेंज दैट इज एंडीज, ठीक है, उसका नाम दिया गया है। उसके बाद आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का नाम दिया गया है दैट इज ग्वाटेमाला, नाइकरागुआ एंड कोस्टारिका, ठीक है। थोड़ा सा आप यहां पर ऊपर देखेंगे, जूम इन मैं इसको करता हूं, दिस इज योर ग्वाटेमाला, दिस इज नाइकरागुआ, दिस इज कोस्टारिका, ठीक है। इसके बाद आपको नाम लिखा हुआ दिखेगा मैक्सिको का, थोड़ा सा ऊपर आएंगे मैक्सिको, और उसी के बाद आपको नाम लिखा दिख रहा है कि ये चीज एक्सटेंड कर रही है अप टिल अलास्का, ऊपर आप आएंगे दिस इज योर अलास्का, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ की एक जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है या पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा छोटा करके मैप में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये न्यूजीलैंड है, यहां से हम इस तरीके से चले इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां पर जापान, जापान से ऊपर कामचटका, एल्यूशियन आइलैंड्स, अलास्का, यहां से नीचे आए मैक्सिको, यहां पर सेंट्रल अमेरिका में 3 कंट्रीज है दैट इज ग्वाटेमाला, नाइकरागुआ, कोस्टारिका, उसके बाद वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना होते हुए ये पूरी की पूरी आपकी है एंडीज रेंज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो इस तरीके से यहां पर बन गया, ये आप समझ गए। इसके बाद इसमें जो अटलांटिक कोस्ट की बात की गई है उसमें कुछ आइलैंड्स और कुछ माउंटेन रेंजेस की बात बताई गई है, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अटलांटिक ओशन में आ जाइए। अटलांटिक ओशन में हम जूम करते हैं, सबसे पहला जो हमें नाम दिया गया है दैट इज योर मडेरा, ठीक है। मडेरा, ये जो पोर्तुगल आपको यहां पर दिख रहा है स्पेन के बगल में, यूरोपियन कंट्री है, इसी में है मडेरा, ठीक है। इसका कोस्टल रीजन में पाया जाता है मडेरा। इसके बाद आपको अगला नाम दिख रहा है दैट इज असेंशन एंड सेंट हेलिना, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऐसे आपको नॉर्मल मैप में नहीं दिखाई देगा, ये आपका अफ्रीकन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, आपको यहां पर मैप में दिखाई देगा दिस इज योर सेंट हेलिना, एसेंशन एंड द ट्रिस्टान डी कूना, ठीक है। यही आपका जो है एसेंशन एंड सेंट हेलिना है।
अगला नाम जो आपकी बुक में दिया गया है, जो आइलैंड आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज योर केप वर्दे। ठीक है, थोड़ा सा इसी में आप नॉर्थ की तरफ को आएंगे। ठीक है, अफ्रीका में थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ को आप आएंगे, यहां पर आपको नाम दिखाई देगा, ये देखिए, ये आपको आइलैंड ग्रुप दिख रहा है, दिस इज योर केप वर्दे। ठीक है, दिस इज योर केप वर्दे। ठीक, इसी के बाद अगला नाम आपको दिख रहा है, दैट इज योर कैनरी आइलैंड्स। थोड़ा सा आप और नॉर्थ की तरफ को आएंगे, जो आपकी यहां पर कंट्री दिख रही है आपको मोरक्को और वेस्टर्न सहारा, इसके बगल में जो आपको ये ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहा है छोटा सा, ये वाला, दिस इज योर कैनरी आइलैंड। ठीक है, हालांकि ये अफ्रीका के पास है, लेकिन ये जो ऊपर हमारी यूरोपियन कंट्री है, दैट इज स्पेन, ये स्पेन का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए, कैनरी आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ स्पेन। इसके बाद आपको अगला दिया गया है, दैट इज आइसलैंड एंड दी अजोर्स। ठीक है, आइसलैंड तो बहुत फेमस है, यहां पर ऊपर काफी बड़ा आइलैंड है, ये देखिए ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड ये दिख रहा है। इसके बाद आपको अगला नाम दिया गया, दैट इज अजोर्स। अजोर्स कहां पर है मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हमने आपको कैनरी आइलैंड की बात की थी, इसी के आप जस्ट ऐसे थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में आएंगे, यहां पर जो आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहा है छोटा सा, दिस इज अजोर्स। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा स्पेनिश वगैरह में लिखा होता है तो उसकी स्पेलिंग थोड़ा सा अलग हो जाती है, हालांकि ये जो है दिस इज ओनली अजोर्स, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है दिस इज अजोर्स। ठीक है, इसके बाद बात की गई है मेडिटेरेनियन रीजन की। मेडिटेरेनियन रीजन हमारा मेडिटेरेनियन सी के पास है। आप इसी मैप को थोड़ा सा जूम इन करते हैं और थोड़ा सा इस तरफ को चलते हैं, राइट की तरफ को अपने। ठीक है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से जो लगता हुआ रीजन है वो मेडिटेरेनियन रीजन हो जाएगा। इसी में हम लोग जो है एक एक करके ये जो नाम दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है माउंट वेसुवियस। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात भी की थी कि नेपल्स के पास ये है, दिस इज योर नेपल्स। यहां पर एक कंट्री जो आपको शहर दिख रहा है, जो जगह है, दैट इज योर पोम्पेई। ठीक है, ये पूरा का पूरा इटली का पार्ट है, ये पूरा का पूरा मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, देखिए ये पूरा का पूरा इटली है। ठीक है, ये इटली है, इसमें आपको यहां पर दिख रहा है नेपल्स, और नेपल्स के नीचे यहां पर आपको जो शहर दिख रहा है दैट इज पोम्पेई। ये भी हमने कल बात की थी कि माउंट वेसुवियस में जब वॉल्केनो आया था तो पोम्पेई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। यहां पर आपको ये नाम दिख सकता है, देखिए बहुत साफ तरीके से, दैट इज वेसुवियो। ठीक है, वेसुवियो या वेसुवियस जो है वो यही है। इसके बाद आपको अगला नाम दिखेगा, दैट इज योर माउंट एटना। ठीक है, वो कहां पर है देखिए मैं दिखाता हूं, इटली में ही हम थोड़ा सा यहां पर नीचे की तरफ को आएंगे, यहां पर आपको दिख रहा है दैट इज कैटेनिया, इसी के पास जो है दिस इज योर माउंट एटना। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहां पर माउंट एटना लिखा हुआ, दिस इज एटना। ठीक, इसके बाद अगला दिया गया है दैट इज स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहां पर है वो मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हम थोड़ा सा इधर की तरफ को आएंगे, यहां पर आपको एक नाम दिख रहा है दैट इज गिनोस्त्रा। ठीक है, यही जो है गिनोस्त्रा है, दिस इज ओनली और स्ट्रोम्बोली, यहां पर देखिए यह है स्ट्रोम्बोली। ठीक, इसके बाद अगला नाम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, दैट इज वुल्केनो। वो कहां पर है, आप नीचे की तरफ को थोड़ा सा आएंगे, ये आपको दिख रहा है लिपेरी, और इसी के नीचे है वुल्केनो। ठीक है, ये देखिए दिस इज वुल्केनो, ये एक भैया एक आइलैंड है। इसके बाद आपको अगला नाम दिखेगा आइलैंड्स ऑफ द एजियन सी या एजियन आइलैंड्स। वो कहां पर है देखिए, जो आपका मेडिटेरेनियन सी है इसी के बगल में आपका एजियन सी है यहां पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है ये वाला, इसके बगल में आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एजियन सी, ये ग्रीस है, इसी के नीचे दिस इज योर एजियन सी। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है एजियन सी में, दीज आर योर एजियन आइलैंड्स। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद दिया गया है कुछ हमारे एशिया माइनर की तरफ, यानी कि आप एशिया माइनर या टर्की के रीजन में आएंगे तो टर्की और अर्मेनिया का जो लगभग बॉर्डर है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक माउंटेन दिखाई देगा, दैट इज योर अग्रीडागी। ठीक है, अग्रीडागी एक माउंटेन दिख रहा है, अग्रीडागी जो माउंटेन है दिस इज ओनली माउंट अरारत। ठीक है, ये माउंट अरारत है। इसके बाद अगला नाम आप लोगों की बुक में लिखा गया है, दैट इज माउंट एल्ब्रस। वो कहां पर है मैं दिखाता हूं, देखिए ये कंट्री दिख रही है आपको अर्मेनिया, इसके ऊपर दिख रहा है जॉर्जिया, इसके ऊपर जो कंट्री है दिस इज योर रशिया, और रशिया में ही आप यहां पर देखेंगे आपको दिख जाएगा माउंट एल्ब्रस, ये देखिए दिस इज योर माउंट एल्ब्रस। ठीक है, इसके बाद कुछ वेस्टर्न जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर कुछ नाम आपको और दिए गए हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया, माउंट कैमरून। वो कहां पर है देखते हैं। वापस से हम अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चलेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको यहां पर एक देश दिखाई दे रहा है, दैट इज तंजानिया। ठीक है, और तंजानिया और केनिया के जस्ट बॉर्डर में आपको यहां पर एक नाम दिख रहा है, दैट इज अरूशा, और अरूशा से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जाएंगे, यहां पर आपको दिख जाएगा माउंट किलिमंजारो। ठीक है, साफ दिख रहा है माउंट किलिमंजारो। इसी के आप नॉर्थ में जाएंगे, आपको यहां पर दिखेगा केनिया में नैरोबी, और इसी के ऊपर आप देखेंगे यहां पर दिख जाएगा माउंट केनिया। ठीक है, आई थिंक ये मैप में इस तरीके से दिखाने से आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर इसको छोटे मैप में मैं दिखाऊंगा तो फिर एक मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन था, लेकिन यहां पर आपको चीजें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाने की यहां पर कोशिश की है। ठीक है, अगला नाम जो आपको दिखाई देगा कि वेस्ट अफ्रीका में माउंट कैमरून है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे, वेस्टर्न साइड में आएंगे आपको देश दिखाई देगा कैमरून। ठीक है, कैमरून का भी आप जस्ट बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, आपको दिखाई देगा माउंट कैमरून। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कहां पर है, ये है माउंट कैमरून। ठीक है, माउंट कैमरून हो गया। इसके बाद अगला नाम दिया गया है
आइलैंड ऑफ माडागास्कर। ये काफी बड़ा सा आइलैंड है, ये आपको पता है, ठीक है। ये देखिए अफ्रीका में यहां पर देखेंगे, दिस इज योर माडागास्कर आइलैंड, ठीक है। और इसके बाद हमारे कुछ नाम दिए गए हैं ऑफ द वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, यानी कि जो कैरेबियन आइलैंड्स है वो, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड्स हमारे कहां पर है, जो हमारा सेंट्रल अमेरिका है वहां पर, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कैरेबियन सी दिख रहा है। इसके बाद यहां पर जो आइलैंड ग्रुप है, दीज आर योर वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो दिया गया है नाम, दैट इज माउंट पेली। इसके बारे में भी हम लोगों ने कल बात की थी पिछले लेक्चर में। तो ये हमारा जो मार्टिनिक है, यहां पर है माउंट पेली। इसी के जस्ट साउथ में हम देखेंगे दैट इज योर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, ठीक है। ये नाम दिया गया है। और इसके बाद दिया गया है आपको एक नाम, दैट इज योर लेसर एंटिलीज, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंग्विला, सेंट किट्स एंड नेविट्स, एंटीगा बारबुडा, मॉन्सेरेट, ग्वाडालोप, डोमिनिका, मार्टिनिक, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, बारबाडोस, ग्रेनाडा एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये सारे के सारे जो है मिला के बनाते हैं लेसर एंटिलीज, ठीक है। और इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो सॉवरन है, यानी कि जिसमें इनका खुद का राज है, और बाकी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कोई और देश जो है वो उनका राज चलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपको मैप में जितनी भी जगह दिखाई गई थी, पूरे के पूरे मैंने वर्ल्ड मैप में आपको एशिया का एशिया की साइड में जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहां से लेकर जितने भी हमारे अटलांटिक ओशियन में है वो, जो भी आपके माउंटेन्स आपके अफ्रीका में है वो, मेडिटेरेनियन रीजन में है वो, जो हमारे एशिया माइनर में हमारे माउंट अरारत, माउंट एल्ब्रस है वो हमने देख लिए। वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में हमारे जो माउंट पेली है, सेंट विंसेंट है, ये हमने समझ लिए। तो आई होप कि अब आप ये सारे के सारे जो है वो बहुत अच्छे से अपने मैप में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको इस तरीके से जो मैंने दिखाया है वो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वापस अपने बुक में चलते हैं और इनको वहां पर हम लोग जल्दी से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनके बारे में क्या दिया गया है, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ये आपने मैप में अपने वापस से देख ली है कि कहां कहां पर कौन कौन सी जगह है, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ पर एक करके पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जो भी जगह यहाँ पर दी गई है वो एकदम आपके माइंड में आ जाएगी कि हमने मैप में वो चीज कहां पर देखी है, ठीक है। द चेन ऑफ वॉल्केनोज एक्सटेंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 माइल्स फ्रॉम द अल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है। अल्यूशियन आइलैंड्स मैंने आपको दिखाया ऊपर बेरिंग सी के पास, इनटू द कामचटका आपका जो पेनिनसुला है इन द रशिया, जापान एंड द फिलीपींस, ठीक है। इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा मैंने आपको दिखाया, और उसी के नीचे को आपको आए तो आपको दिखा पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, ठीक है, जो पापुआ न्यू गिनी है उसके पास सोलोमन, न्यू हेब्रिड्स मैंने आपको दिखाया वनवातु के पास, एंड टोंगा एंड द नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। ये एक साइड हो गई पूरी की पूरी इसकी। इसके अगर अदर साइड हम चलें ऑफ द पैसिफिक, जो यानी कि अमेरिकन साइड की हम बात करें, द चेन कंटिन्यूज फ्रॉम द एंडीज, जो एंडीज माउंटेन है हमारा, जो मैंने आपको वहां पर बताया कि पूरा का पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है, ठीक है, वेनेजुएला से होते हुए जो नीचे अर्जेंटीना और चिली तक आ रहा है वहां से, और बीच में जो सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज है जैसे कि ग्वाटेमाला, कोस्टारिका एंड नाइकारागुआ, ये भी मैंने आपको दिखाया। उसी के ऊपर मैक्सिको, और उसी के ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अलास्का, ठीक है। तो वहां से ये पूरा अलास्का, और अलास्का के जस्ट बगल से हमने देखा है एल्यूशियन आइलैंड्स, तो वहां से ये पूरी की पूरी जो चेन है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इट इज सेड दैट देयर आर ऑलमोस्ट 100 एक्टिव वॉल्केनोज इन द फिलीपींस, 40 इन द एंडीज, 35 इन जापान एंड मोर देन 70 इन इंडोनेशिया। तो इस रीजन में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि 500 से ज्यादा है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग आप कहेंगे कि 250 के आसपास तो यहीं पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अटलांटिक कोस्ट में। इन कॉन्ट्रास्ट द अटलांटिक कोस्ट हैव कंपैरेटिवली फ्यू एक्टिव वॉल्केनोज बट मैनी डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है। जो हमारा अटलांटिक कोस्ट है वहां पर एक्टिव वॉल्केनोज तो कम है, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि मडेरा इन पोर्तुगल, असेंशन मैंने आपको बताया, सेंट हेलिना जो नीचे अफ्रीका के पास है, उसी के ऊपर जस्ट है केप वर्दे, ठीक है। ये मैंने आपको मैप पे दिखाया केप वर्दे कहां पर है, ठीक है। इसके बाद कैनरी आइलैंड्स, उसी के पास कैनरी आइलैंड्स है। देन यू हैव दी आइसलैंड एंड दी अजोर्स, ये सारे के सारे जो है वो एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मेडिटेरेनियन रीजन में चेक करे कुछ जगह, जैसे कि वेसुवियस मैंने आपको दिखाया, एटना, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो, ठीक है, ये सारे के सारे इटली में है। एंड दोज ऑफ द एजियन आइलैंड्स मैंने आपको दिखाया ग्रीस के पास जो नीचे है, दैट इज योर एजियन आइलैंड्स नियर दी मेडिटेरेनियन सी से आप जब एजियन सी की तरफ को जाएंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके जो एशिया माइनर में है, जैसे कि माउंट अरारत, ठीक है, अग्रा डागी जो मैंने आपको दिखाया था वो आया माउंट अरारत, माउंट एल्ब्रस रशिया में ऊपर दिखाया था मैंने आपको माउंट एल्ब्रस, ठीक है। और हिमालयाज हैव सरप्राइजिंगली नो एक्टिव वॉल्केनो एट ऑल, हिमालयाज में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो जो है वो नहीं है, ठीक है। हालांकि हिमालयाज कैसे माउंटेन्स हैं, हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, और हमने यहां पर पढ़ा कि जहां पर फोल्डिंग ज्यादा है या फॉल्टिंग ज्यादा हुई है वहां पर एक्टिव वॉल्केनोज है, ठीक है।
लेकिन हिमालयाज में कोई भी इस तरीके का एक्टिव वॉल्केनो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। फिर उसके बाद हमने अफ्रीका में बात करी। इन अफ्रीका सम वॉल्केनोज आर फाउंड अलोंग दी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जैसे कि माउंट किलिमंजारो मैंने आपको दिखाया तंजानिया में, माउंट केनिया मैंने उसको जस्ट ऊपर दिखाया आपको केनिया में। ठीक है, बोथ प्रोबेबली एक्सटिंक्ट, ये बहुत प्रोबेबली जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ वेस्ट अफ्रीका इज माउंट कैमरून। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में आपको दिखाई थी कैमरून, उसका भी जो जस्ट वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर मैंने आपको दिखाया था माउंट कैमरून। ठीक है, उसके बाद देयर आर सम वॉल्केनिक होन्स इन मैडागास्कर। मैडागास्कर में भी थोड़ा बहुत है, और मैडागास्कर तो अब मैंने वो भी दिखाया आपको, हालांकि बहुत बड़ा एक आइलैंड है। ठीक है, बट एक्टिव इरप्शन हैज नॉट बीन नोन सो फार। तो वहां पर हो सकता है कि कुछ मतलब इस तरह की कंडीशंस वगैरह है, लेकिन अभी तक वहां से कोई एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। द वेस्ट इंडियन आइलैंड हैव एक्सपीरियंस्ड सम वायलेंट एक्सप्लोजन्स इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, वेस्ट इंडियन आइलैंड जो सेंट्रल अमेरिका के पास मैंने आपको कैरेबियन सी, कैरेबियन आइलैंड्स दिखाए, दैट इज माउंट पेली इन मार्टिनिक, उसी के जस्ट नीचे मैंने आपको दिखाया था सेंट विंसेंट। ठीक है, द लेसर एंटिलीज में मैंने आपको सारी की सारी जो कंट्रीज थी ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंगुइला, बारबाडोस, ठीक है, पूरी की पूरी जितनी भी वो कंट्रीज थी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नीचे वहां तक, दे ऑल आर लेसर एंटिलीज। दे आर मेड अप ऑफ मेनली ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड सम ऑफ देम स्टिल बियर साइंस ऑफ वॉल्केनिक लाइवलीनेस। यानी कि वहां पर अभी भी कुछ इस तरह की जगह है जहां पर वॉल्केनिक लाइवलीनेस है, यानी कि वॉल्केनो अभी भी वहां पर जिंदा है, एक्टिव है। ठीक है, एल्सवेयर देयर इज इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हैव एक्टिव वॉल्केनोज आर रेयर। यानी कि जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, चाहे वो एशिया हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हो, यहां पर एक्टिव वॉल्केनोज जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और इनमें से भी जितनी जगह मैंने आपको दिखाई वहां पर भी आपने देखा है कि ऑलमोस्ट, ठीक है, जैसे माउंट किलिमंजारो या माउंट केनिया को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटीरियर में आ जाता है कॉन्टिनेंट के, लेकिन बाकी जितनी भी जगह हमने देखी ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट जितनी भी जगह है वो सारी की सारी कहां पर है, वो सारी की सारी कोस्टल रीजन्स में पाई जा रही है। ठीक है, या फिर कुछ कुछ हमारे जो बीच में आइलैंड्स वगैरह है, जैसे हमने स्ट्रोम्बोली देखा, हमने देखा वुल्केनो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये बिल्कुल आइलैंड है, यानी कि पूरे के पूरे समुद्र के बीच में। फिर या फिर हमने जो एशियन आइलैंड्स देखे ग्रीस के पास, ठीक है, वहां सारे के सारे वो कैसे हैं, आइलैंड्स। ठीक है, चलिए, तो ये वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या था ये हमने देख लिया यहाँ पर। इसी के बाद हम एक फीचर और पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट योर गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग। ठीक है, ये गीजर जो है, जो आप लोग घरों में पानी यूज करते हैं, जब सर्दियों में आप लोग नहाने के लिए गर्म पानी का यूज करते हैं, उसके लिए भी हम जो एक डिवाइस यूज करते हैं उसको गीजर बोला जाता है। इसका भी मतलब इसका नाम आई थिंक उसका नाम यहां से पड़ा है, क्योंकि गीजर का होता वही है, इसमें भी जो है दीज आर नेचुरल, इसमें नेचुरली जो है पानी गर्म होता है। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो इसमें भी पानी गर्म ही आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये नेचुरल है। ठीक है, गीजर्स आर फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, दीज आर द फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्टीम दैट में स्पाउट अप टू अ हाइट ऑफ 150 फीट फ्रॉम द अर्थ बीनीथ। ठीक है, अर्थ के अंदर से जो है 150 फीट 150 फीट ऊपर तक ये पानी और जो सुपर हीटेड स्टीम है ये जा सकती है। द फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद अ थर्मल और वॉल्केनिक रीजन इन विच द वाटर बिलो इज बीइंग हीटेड बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो पानी अंदर है वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गर्म हो जा रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे ज्यादा जब गर्म हो रहा है तो उसमें से क्या हो रहा है, स्टीम वगैरह बन रही है और वो पानी जो है बाहर आ रहा है। The jet of water is usually emitted with an explosion and is often triggered off by gases seeping out of the heated rocks। ठीक है, पहले क्या है कि उसमें से गैसेस बाहर आएंगी और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसमें से एकदम से पानी का जो फाउंटेन है गर्म पानी का वो निकलेगा। ठीक, ऑलमोस्ट ऑल दी वर्ल्ड्स गीजर्स आर कन्फाइंड टू 3 मेजर एरियाज। जनरली जो है 3 एरियाज में ही पाए जाते हैं। पहला है आइसलैंड, दूसरा है योर रोटोएरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड, एंड येलोस्टोन पार्क ऑफ यूएसए। ठीक है, ये येलोस्टोन पार्क ऑफ यूएसए का जो है काफी फेमस है। इसका जो वर्ल्ड्स बेस्ट नोन गीजर इज परहैप्स द ओल्ड फेथफुल इन येलोस्टोन नेशनल पार्क व्योमिंग विच इरप्ट्स एट रेगुलर इंटरवल 63 मिनट्स ऑन एन एवरेज। यानी कि हर 63 मिनट में यहां पर से क्या होता है, यहां से इरप्शन होता है। ठीक है, ये किस तरीके का दिखता है मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूं, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए,
चलिए, तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से जो ओल्ड फेथफुल है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, किस तरीके से उसमें इरप्शन होता है। ठीक है, आई होप अब आपके लोगों के ये माइंड में फिगर बिल्कुल अच्छे से बन गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट स्प्रिंग्स और थर्मल स्प्रिंग्स आर मोर कॉमन एंड मे बी फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वाटर सिंक्स डीप इनफ बीनीथ द सरफेस टू बी हीटेड बाय द इंटीरियर फोर्सेस। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स या जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं ये ज्यादा कॉमन है। हालांकि हमने बात करी कि जो हमारे गीजर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हॉट स्प्रिंग्स या जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पानी है, ठीक है, जो पानी है वो अंदर की फोर्सेस से या जो इंटीरियर फोर्सेस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। द वाटर राइजेस टू द सरफेस विदाउट एनी एक्सप्लोजन, पानी जो है वो सरफेस पर आता है एंड दैट टू विदाउट एनी एक्सप्लोजन। Such springs contain dissolved minerals which may be of some medical value। ठीक है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि इस तरीके कुछ जगहों पे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और मिनरल्स पाए जाने की वजह से वो मिनरल जो है मेडिकल वैल्यू के लिए यूज हो सकते हैं। Iceland have thousands of hot springs. Some of them have been harnessed to heat houses, swimming pools and for other domestic purposes. Hot springs and geysers have become tourist attraction in Japan and in Hawaii। ठीक है, इस तरीके के जो जगह है जैसे कि जापान है या हवाई है, वहां पर इस तरीके के जो गीजर्स हैं, ठीक है, जो हॉट गीजर्स हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग और गीजर्स में अंतर यह है कि गीजर्स में क्या है कि पानी ज्यादा गर्म हो रहा है, वो स्प्लैश आउट कर रहा है फाउंटेन के फॉर्म में। ठीक है, वो कहीं कहीं पर पाया जाता है, सिर्फ 3 ही जगहों में है। लेकिन हॉट स्प्रिंग जो है वो ज्यादा कॉमन है, इसमें पानी जो है वो गर्म हो रहा है, लेकिन वो बाहर सरफेस पे जो आ रहा है वो एक्सप्लोजन के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसका जो फायदा है, आप कह सकते हैं कि आप जो गीजर का फायदा है उसका आप ऐसा कोई यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी इतना ज्यादा गर्म है और फाउंटेन के रूप में पानी बाहर निकल रहा है, आप उसको हार्नेस कैसे करेंगे। लेकिन आप जो स्प्रिंग का पानी है इसमें कुछ मेडिकल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ डिजॉल्व मिनरल्स है, तो इनका जो है पॉजिटिव यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर पूरे का पूरा जो वॉल्केनो को लेकर डिस्कशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा सा अर्थक्वेक्स को लेकर बात की गई है, जो भी यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा हम लोग उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारी एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th है, वहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर को, दैट इज इस टॉपिक को, अर्थक्वेक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेजर जो बात की गई है वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को दी गई है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने वहां पर इस टॉपिक को, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में इस टॉपिक का जो है पूरा का पूरा एक एक चीज समझी है कि किस तरीके से वेव्स होती है, क्या एपिसेंटर है, क्या फोकस होता है, कितने टाइप्स की वेव है, कैसे कैसे मीडियम है वो ट्रेवल करती है। तो वहां से जाके अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, वहां से आप इसको जाके एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात कर लेते हैं अर्थक्वेक्स को लेकर। द अर्थ इज नेवर फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स फॉर एंड मोर देन 50,000 ऑफ देम आर रिकॉर्डेड एनुअली। ठीक है, यानी कि अर्थ में जो है अर्थक्वेक्स तो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, चाहे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन हमेशा आते रहते हैं और 50,000 से ज्यादा जो है वो एनुअली रिकॉर्ड होते हैं। माइनर अर्थ ट्रेमर्स कॉज्ड बाय जेंटल वेव्स ऑफ वाइब्रेशन विद इन द अर्थ्स क्रस्ट अकर एवरी फ्यू मिनट्स। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि छोटे मोटे तरीके के जो झटके होते हैं, अर्थ ट्रेमर्स जो है वो हर कुछ मिनट के बाद आते रहते हैं। और जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं यूजुअली कॉज्ड बाय मूवमेंट्स अलोंग द फॉल्ट्स कैन बी वेरी डिजास्ट्रस पर्टिकुलरली इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं, यानी कि जो बड़े अर्थक्वेक्स हैं जो जनरली होते हैं अलोंग द फोल्ड्स, वो काफी ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकते हैं। और वो भी कहां पर, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पर, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में क्या होगा कि आपके जो सेटलमेंट्स वगैरह हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो ज्यादा होंगी, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस वजह से नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा डिजास्ट्रस है। Earthquakes themselves may cause only restricted damage in the regions of occurrence, but their after effects can be very catastrophic। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड डैमेज कर सकते हैं इन द रीजन ऑफ अकरेंस, यानी कि इनका जो आप कहेंगे कि नुकसान है वो जिस जगह पर अर्थक्वेक आ रहा है वो हो सकता है कि उस जगह पे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स, इसका एक सबसे बड़ा और सबसे भयावह जो आफ्टर इफेक्ट है दैट इज योर सुनामीज। ठीक है, कि ये बहुत बड़ी टाइडल वेव्स को जनरेट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके समुद्र के बीच में कहीं पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ है तो वहां पर ये कुछ इस तरीके की सुनामीज जनरेट करते हैं। ठीक है, विच फ्लड टाउन्स एंड ड्राउन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इससे क्या है कि जो कोस्टल रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा लेवल पर जो है वो बाढ़ सी आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची जो हमारी वेव्स होती हैं, जो सी वेव्स होती है वो उठती हैं, जिससे काफी सारे लोगों को परेशानी होती है। ठीक है,
फायर्स ब्रेक आउट बियॉन्ड कंट्रोल एज गैस मेन्स आर शटर्ड एंड बिल्डिंग्स कोलैप्स। ठीक है, आग वगैरह भी लग जाती है क्योंकि इस तरीके की जो गैस के पाइपलाइन वगैरह है वो यहाँ पर उनको भी नुकसान पहुंचता है। इन सीवियर अर्थक्वेक्स फिशर्स गैप ओपन एंड दी ग्राउंड रिट्स एंड अंड्यूलेट्स इन दी पैसेज ऑफ दी सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी होता है कि जो ग्राउंड है वो टूट जाता है। ठीक है, ग्राउंड टूट जाता है और अंड्यूलेट हो जाता है। अंड्यूलेट का मतलब है कि वो वेवी स्ट्रक्चर में बन जाता है कोई भी सरफेस। अ वेव हाइट ऑफ अ क्वार्टर ऑफ एन इंच इन दी अपहीवल इज सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन मोस्ट ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स। ठीक है, कि इस तरीके की अगर कोई वेव हाइट है जिसकी हाइट कितनी है, सिर्फ क्वार्टर ऑफ इंच, वो काफी है किसी भी ऑर्डिनरी बिल्डिंग को गिराने के लिए। रोड्स, रेलवेज एंड ब्रिजेस आर बकल्ड एंड ट्विस्टेड। ठीक है, ये बकलिंग हो जाती है इनमें। मतलब ये तो सारे के सारे इनके आफ्टर इफेक्ट्स बताए गए हैं कि नुकसान क्या क्या होता है। टेलीकम्युनिकेशन आर कट व्हेन द केबल्स आर स्नैप्ड, क्योंकि जो हमारे तार वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उससे भी जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो दूरसंचार है, उसको भी बाधा पहुंचती है। हिल्स आर सो शेकन दैट लैंडस्लाइड्स आर वाइड स्प्रेड, पहाड़ हिलते हैं उससे भूस्खलन होता है। एज द वाइब्रेशन थिन्स आउट एट द एजेस लाइक द सीरीज ऑफ वेव्स सेट अप बाय द स्टोन थ्रोन अप इनटू द वाटर, डैमेज इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक चीज देखी है कि अगर हम पानी में कभी पत्थर डालते हैं तो क्या होता है कि बीच में जहां पर होता है, जहां पर पत्थर डालते हैं, वहां पर जो वेव उठती है वो सबसे तेज होती है और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ को बढ़ती है वो वेव थिन आउट हो जाती है। तो इसी तरीके से मेन जहां पर रीजन है, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक का सेंटर होता है, वहां पर नुकसान सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद जो उसके दूर जितना जाते जाएंगे वहां पर नुकसान उतना कम होता है। वहां पर जो ट्रेमर्स वगैरह हैं वो भी उतने ही कम फील किए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने कभी भी अगर जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो न्यूज वगैरह में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, क्यों बताया जाता है एपिसेंटर? एपिसेंटर इसलिए बताया जाता है क्योंकि एपिसेंटर पर जो नुकसान है, या आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा एपिसेंटर पर होगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे इसकी जो इंटेंसिटी है या जो डैमेज है वो उतना ही कम होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ओनली दी हाईली सेंसिटिव सिस्मोग्राफ कैन रिकॉर्ड द मूवमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, कि जो हाईली सेंसिटिव सिस्मोग्राफ्स होते हैं उनसे मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक वेव्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, कुछ मेजर अर्थक्वेक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर ये पार्ट ज्यादा ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पुराने कहां पर, वो भी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बताया गया है, क्योंकि ये बुक जो है आपको पता है कि फॉरेन ऑथर की है, इंडियन तो है नहीं, तो इसलिए इसमें जहां पर भी वर्ल्ड में कुछ बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं इन दी पास्ट वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट, लेकिन चलिए फिर भी एज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर है तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ज्यादा आप लोगों को उसको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं साफ बता दूं, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में ये बुक है, ठीक है, वो लोग याद रख सकते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बाकी कंपटीशन के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए इस पार्ट को पढ़ना या याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्लास 11th ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हमने वहां पर जो डिस्कस किया हुआ है अबाउट दिस अर्थक्वेक, ठीक है, जो उसकी वेव्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, शेडो जोन क्या होता है, किस तरीके से ये ट्रेवल करती हैं, वो कंसेप्ट समझना, वो कंसेप्ट जानना आपको ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो ये पुराने मेजर अर्थक्वेक्स के बारे में दिया गया है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सच उतना नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल फिर भी बुक का पार्ट है तो जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। क्या दिया गया है? सम मेजर अर्थक्वेक्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक एवर नोन वाज द ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक ऑन 1st November 1755. It originated in an abrupt subsidence of the ocean floor in the Atlantic west of Lisbon. Tidal waves as high as 35 feet were set up, which swept across the coastal districts of Lisbon, drowning thousands. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये 35 फीट की ऊंचाई से जो वेव्स उठी हैं, टाइडल वेव्स उठी हैं, ये एक तरीके से सुनामी है या बहुत भारी सुनामी है। ठीक है, 10-12 मीटर की हाइट है लगभग वेव्स की। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड कंप्लीटली एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट 60,000 इनहैबिटेंट्स डाइड। काफी सारी बिल्डिंग्स वगैरह थी जो गिर गई थी और ये माना जा रहा था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लगभग 60,000 लोगों की इस अर्थक्वेक में मौत हुई है। द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक वर फेल्ट विद इन 500 माइल्स रेडियस ऑफ लिस्बन इन नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। इन सारी जगहों पर इसका जो इफेक्ट है या जो ट्रेमर्स वगैरह है वो झेले गए और डैमेज भी जगह तक हुआ है। द अर्थक्वेक ऑन 1st September 1923 दैट शुक द टोक्यो एंड योकोहामा, टोक्यो एंड योकोहामा जापान में, was equally shocking. A fracture that occurred in the earth crust off the coast of Japan caused the earthquake. The fragile buildings of the densely populated twin cities were mostly ruined. ठीक है, यहाँ की जितनी भी थोड़ा सा कमजोर बिल्डिंग थी वो सारी की सारी गिर जाती है। More than 500,000 houses collapsed. ठीक है, 500,000 मतलब
5 लाख से ज्यादा घर जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। वाइड स्प्रेड फायर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, गैस मेन्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस एंड किचन्स किल्ड अ 250,000 ऑफ पीपल एंड मैनी मोर वर इंजर्ड। ठीक है, इसकी वजह से भी नुकसान हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग गिरने की वजह से नुकसान नहीं हुआ है, उससे लोग नहीं मरे हैं, बल्कि जो आग वगैरह लगी ज्यादा उससे भी 250,000 यानी कि 2.5 लाख के आसपास लोग जो है वो इससे इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, अदर डिजास्टर अर्थक्वेक्स इंक्लूड दैट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को इन 1906 which ruined the greater part of the heart of the San Francisco. In the lowest region of Kansu in China, the 1920 earthquake claimed 2 lakh lives, and again in 1927 when 1 lakh cave dwellers were buried alive. ठीक है, केव dwellers मतलब जो गुफा वगैरह में लोग रहते हैं, उनके ऊपर से earthquake आया तो वो पूरा का पूरा गुफा दब गई, तो वो वहीं के वहीं अंदर जिंदा ही दफन हो गए। ठीक, in 1960 the earthquake at Agadir, Morocco sealed the fate of 10,000 inhabitants besides causing untold damage. And in 1968 there was a disastrous earthquake in eastern Iran with its epicenter at काक। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको फिर से बताया कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के हैं, जिन लोगों के करिकुलम में ये बुक है, ठीक है, वो लोग अगर चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स की बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स कोइंसाइड्स वेरी क्लोजली विद दैट ऑफ द वॉल्केनोज। ठीक है, यानी कि जनरली जो हमारा वॉल्केनिक रीजन है, जो हमने सर्कमपेसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करी है, उस रीजन में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्केनोज ही नहीं है, बल्कि वहां पर अर्थक्वेक्स भी हैं। ठीक, रीजन्स ऑफ ग्रेट सिस्मिसिटी आर सर्कमपेसिफिक एरियाज with the epicenters and the most frequent occurrences along the Pacific Ring of Fire। वही जो मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा, जहां से एंडीज और जो सेंट्रल अमेरिका के हमारे कंट्रीज हैं, जैसे ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, नाइकरागुआ, उससे ऊपर हमारा मैक्सिको, फिर हमारा अलास्का का रीजन, एल्यूशियन आइलैंड्स, कामचटका, जापान, फिलीपींस, और ऐसे घूमते हुए जो हमारा इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, जावा सुमात्रा के आइलैंड्स हैं, जो हमारा सोलोमन आइलैंड है, जो पापुआ न्यू गिनी का रीजन है, नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड है, वो पूरा का पूरा रीजन जो है। ठीक है, तो इट इज सेड that as many as 70% of earthquakes occur in the circum-Pacific belt, यानी कि ओवरऑल जितने भी earthquake आते हैं उसमें से लगभग 70% जो है वो इस circum-Pacific belt में ही आते हैं। Another 20% of the earthquakes take place in the Mediterranean और Himalayan belt, including Asia Minor, the Himalayas and parts of the Northwest China। ठीक है, इस रीजन में भी आप लोगों ने काफी देखा होगा, न्यूज वगैरह में आप लोग काफी सुनते होंगे कि जो हमारा हिमालयाज का रीजन और स्पेसिफिकली जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है, यानी कि जो अफगानिस्तान की पहाड़ियां हैं, हिंदू कुश की पहाड़ियां, आपने सुनी होगी न्यूज में बहुत ज्यादा बार कि हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं वहां पर काफी ज्यादा एपिसेंटर जो है वो रहता है। ठीक है, तो वही रीजन है हिमालयस का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर। एल्सवेयर द अर्थ्स क्रस्ट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड इज लेस प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, यानी कि बाकी जगह क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, कंपेरेटिवली रिलेटिवली काफी स्टेबल है, और वहां पर अर्थक्वेक जो है वो काफी कम आता है। लेकिन nowhere can be said to be immune to earth tremors। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी जगह या कोई भी रीजन ऐसा है जो अर्थक्वेक प्रोन है, यानी कि वहां पर अर्थक्वेक नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि ये बताया गया है कि जो पैसिफिक रिंग की जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वहां पर 70%, यानी कि वो तो बहुत ही ज्यादा प्रोन एरिया है। बाकी जो हमारा मेडिटेरेनियन और हिमालयन रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, जो एशिया माइनर, हिमालयस का जो रीजन है वहां पर वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, 70% वहां पर है, लगभग 20% के आसपास यहां पर है, और बाकी जो जगह है उनमें कंपैरेटिवली जो क्रस्ट है वो स्टेबल है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी रीजन ऐसा है जो अर्थक्वेक प्रोन है या जहां पर अर्थक्वेक बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमने वैसे अर्थक्वेक के बारे में काफी जगह डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब देखिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आपको चीजें इस तरीके से समझनी पड़ेगी। हमने अर्थक्वेक के बारे में कहां पर डिस्कस किया है अभी तक देखें। अगर हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें जो अर्थक्वेक का चैप्टर है वहां पर डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमारा नेचुरल हजार्ड्स का चैप्टर था इन द इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जो लास्ट चैप्टर हमने वहां पर उसके बारे में इंडिया को लेकर डिस्कस किया है। ठीक है, कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से जो मतलब उसका मिटिगेशन वगैरह होता है वो किया जाता है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर जाना। तो ये सारे के सारे चीजें अगर आप लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा एक होलिस्टिक व्यू में लेके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और अपना आंसर वगैरह जो है वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आप लोगों से, अब इसमें क्वेश्चन देखिए बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। अर्थक्वेक को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इसका कंसेप्ट है, इसके बिहाइंड जो पीछे ज्योग्राफी है पूरी की पूरी उसको लेकर। ठीक है, कि किस तरीके से अर्थक्वेक होता है, कितने टाइप्स की वेव्स होती है, कैसे वो ट्रेवल करती हैं। ठीक है, शेडो जोन का कंसेप्ट क्या है, वो सब। या फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक होने के बाद जो नुकसान है उनको मिटिगेट कैसे किया जाएगा, या फिर इंडिया में कौन से मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं। जैसे कि इंडिया में पता है आपको
5 जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है वो आपको अपना आंसर उसी हिसाब से जो कंटेंट है अपने नोट्स में इसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको जहां पर भी जो भी चीज सूटेबल लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, वहां से आप उसको आंसर में इंक्लूड कर सके। लेकिन आपको पूरा का पूरा एक, अगर अर्थक्वेक की हम बात करें तो आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो नोट्स में एक ही जगह पर होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको अपने आंसर जो है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब बुक में जिस तरीके से दिया गया है, अगर हम लोग ज्योग्राफी का कोई फुल कोर्स लेके आएंगे, ठीक है, अभी तो खैर फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ज्योग्राफी का हम लोग फुल कोर्स लेके आते हैं तो वहां पर अगर हम लोग अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हम ऐसा थोड़ी पढ़ेंगे कि एक जगह हमने एक चैप्टर में पढ़ा फिर आधा एक जगह पढ़ा। वो तो ये बुक हम लोग कवर कर रहे हैं और बुक में जो जो चीज जहां जहां पर दी गई है हम उसको वहीं पर कवर कर रहे हैं। अब अगर हम एक ही बुक के में अगर एक कंसेप्ट है और वो 3 बुक में और दिया गया है तो हम सारा का सारा कंटेंट एक जगह इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज तो एक बुक कभी खत्म ही नहीं होगी क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों अगर ये सारे के सारे कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं तो बेटर आप लोगों के लिए यही है कि जो भी इस तरीके के बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे कि वॉल्केनो का टॉपिक है, ठीक है, वॉल्केनो का टॉपिक भी हम लोग अपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमने बात की है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पर भी बात की है। तो इसको आप एक पूरा होलिस्टिक तरीके से इसका अपना जो कंटेंट है, जो नोट्स वगैरह है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर इसके साथ ही कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा मिल सके। बाकी अपने कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, वो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप और कोई डाउट हमसे पूछना चाहें तो वो आप हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, दैट इज़ ओकुल GS UPSC, ठीक है, ओकुल GS UPSC हमारा जो ग्रुप है वहां पर भी आप लोग इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां पर आपको वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी मिलेंगे। मैंने फिर से बताया कि कोर्स की वैलिडिटी जो है वो डेट ऑफ परचेज से 5 साल है। अगर कोर्स परचेज करते टाइम आपको कोई इशू आता है, कोई टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 9498086380, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना जो भी डाउट है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और लिंक्डइन चैनल है हमारा, या जो हमारा इंस्टाग्राम का तो है, और ये सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को अपडेट्स वगैरह जो है वो वीडियोस कब आती हैं और जो भी है वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल ओकुल हेल्प डेस्क की, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co, ठीक है। बाकी ओकुल का जो वेब ऐप है उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और अब आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी कल के लेक्चर में भी कि अब से ये जो बुक है दैट इज GC ल्योंग जो चल रही है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये डेली पब्लिश होगी सुबह 8 बजे, ठीक है। तो कल से हम लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया है, तो इसी तरीके से अब ये रोज चलती रहेगी और 3 चैप्टर हम लोग इसके कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 9 चैप्टर इस बुक के बचे हुए हैं। तो जल्द से जल्द हम लोग उनको भी कंप्लीट करके ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर तक जो ये पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।